हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट कल्पना चैनल पर। और अभी इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स जो वन लाइनर है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके प्राचीन इतिहास के टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के हमने 27 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये हमारा 28 पार्ट है, जिसमें कि इस समय हमारा टॉपिक गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चनों पर चल रहा है। तो हम इसमें गुप्त काल के जो साहित्य और विज्ञान के क्वेश्चन रह गए थे, तो आइए उनको आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन सा सूर्य मंदिर जो है सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो जो मंदसौर का सूर्य मंदिर है, मंदसौर मूल स्थान जो है इसका जो है कोणार्क और मोढेरा पे है। ये सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। कला में विष्णु के किस अवतार में समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया था? तो जो 12वां अवतार है विष्णु का, उसमें जो है समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए इन्हें अंकित किया गया है। साहित्य और विज्ञान से इसके क्वेश्चन आइए देख लीजिए। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भाषा का विकास हुआ था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। गुप्त वंश के अधिकांश अभिलेख तथा मुद्रा लेख किस भाषा में हैं? तो इनके जो अधिकांश अभिलेख और जो मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा में मुद्रित है। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों के मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो जो गुप्त शासक थे उन्होंने छंदोबद्ध संस्कृत लेख जो है उत्कीर्ण करवाए थे। प्राचीन भारत के इतिहास कालखंड में सर्वाधिक साहित्य एवं कला स्थापत्य संस्कृति का विकास हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिशेन के द्वारा की गई थी। पुराणों का अंतिम संकलन किसके काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल के प्रमुख विद्वान देख लीजिए और उनकी रचनाएं देख लीजिए। इधर विद्वान है और इधर उनकी रचनाएं हैं। जो विष्णु शर्मा विद्वान थे उनकी रचना जो है पंचतंत्र है। महर्षि का वात्सायन है, जो कि महर्षि वात्सायन का जो रचनाएं थी वो कामसूत्र थी। अमर सिंह की अमरकोश है और शूद्रक का जो है मृच्छकटिकम है। कामंदक की नीतसार है। आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे उनकी जो है रचनाएं थी सूर्य सिद्धांत, जो कि नक्षत्रों की गणना से संबंधित थी। आर्यभट्टियम जो है 0.पाई का सिद्धांत इसमें दिया गया था। तो ये रचनाएं जो है आर्यभट्ट की थी। वराहमिहिर जो कि खगोल शास्त्री थे उनकी रचनाएं थी पंच सिद्धांतिका, मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की गति से समृद्ध थी पंच सिद्धांतिका उनकी। और बृहद संगीता, लघु जातक, बृहद जातक जो है ये वराहमिहिर की रचनाएं थी। ब्रह्मगुप्त जो भारत का, जिन्हें न्यूटन भी कहा जाता है, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का जो है रचना की थी। महर्षि वाग्भट्ट की रचना थी अष्टांग हृदयम। विशाखादत्ती की रचना थी मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। जो भाष्य रचनाकार थे उनकी रचनाएं थी स्वप्नवासो दत्ता और चारुदत्तम। अशंग की रचनाएं थी जो है योगाचार और दंडिन की रचना थी 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शा। चरक की रचना थी चरक संगीता और धन्वंतरी जो है उनकी रचनाएं थी रस चिकित्सा। धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा से रोग का निवारण की शक्ति और पारा का आविष्कार जो है ये धन्वंतर की जो रस चिकित्सा थी उससे जानकारी जो है सारी रस चिकित्सा जो ग्रंथ है उसमें दी गई है। 12वीं का जो ग्रंथ है वो किरात जूनियम है। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। कालिदास का जो रचनाएं थी रघुवंश थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, विप्रोवर्षियम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और ऋतुसंहारम जो है कालिदास की रचनाएं थी। चंद्रगोमिन की रचना थी चंद्र व्याकरण। नारायण पंडित की रचना थी हितोपदेश। सुबंध की रचना थी वासोदत्ता और मेंथा की रचना थी हयग्रीववध जो है मेंथा की रचना थी। भामा की रचना थी काव्य अलंकार और वत्स भट्ट की रचना थी रावणवध। आगे देखिए इनके, ये तो रचनाएं और उनके ग्रंथ हो गए, रचनाकार और उनकी विद्वान और उनकी रचनाएं हो गई। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। गुप्त शासक गुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता, उनके दरबार में विद्वानों की परिषद को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था।
गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? वत्सभट्ट थे। और गुप्तकालीन मंदसौर प्रशस्ति की रचना का संकलन किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर भ्रमण करती है? तो जो आर्यभट्ट विद्वान थे उन्होंने यह जानकारी दी थी। गुप्तकालीन धातु विज्ञान से सम्मिलित होने पे सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ लेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रसिद्ध धार्मिक स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई है? तो नारद, कात्यायन, पराशर और तथा बृहस्पति स्मृत से जो है इसकी जानकारियाँ जो है मिली हैं। धार्मिक स्मृतियाँ हैं जो गुप्त काल में इनकी रचना की गई है। और किस गुप्तकालीन प्रशस्तिकार या रचनाकार को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति का मर्मज्ञ और कवि तथा पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है? तो जो उदयगिरि के रचयिता, उदयगिरि गुहा लेख के रचयिता जो वीर सेन साव हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है। जो पंचतंत्र की रचना जो है जिसमें 5 तंत्र हैं तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपिरक्षित जो है ये पंचतंत्र की जो है 5 तंत्र हैं, जो कि पंचतंत्र जो रचना है विष्णु शर्मा की उसमें जानकारी दी गई है। किस गुप्तकालीन रचना को संस्कृत का विश्वकोश कहा गया है? तो अमर सिंह की जो अमरकोश रचना है उसको जो है संस्कृत का विश्वकोश कहा गया है। अमरकोश ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नाम लिंगानुशासन के नाम से जाना जाता है। अमरकोश ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध टीकाकार कौन माने जाते हैं? तो क्षीर स्वामी भट्ट जो है अमरकोश ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। खट दर्शन का पूर्ण विकास किसके काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस गुप्तकालीन ग्रंथ को विज्ञान का विश्वकोश कहा गया है? तो बृहत संहिता को कहा गया है। गुप्त काल में शैल चिकित्सा का विशेषज्ञ कौन था? तो जो शैल चिकित्सा का विशेषज्ञ था सुश्रुत थे। भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आर्यभट्ट थे। इस गुप्तकाल की कला एवं साहित्य से क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं, मंदिर निर्माण में देखे जा सकते हैं। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा कला का प्रमुख केंद्र था? तो जो सारनाथ है जो कि वाराणसी में है, यही कला का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत के किस मंदिर निर्माण शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जो उत्तर भारत में जो है नागर शैली जो थी उसका जो है मंदिरों में सर्वाधिक विकास हुआ था। जो उत्तर भारत के मंदिर थे उसमें जो है नागर शैली का ही प्रयोग हुआ था। गुप्त काल के किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो जो नचना कुठार मंदिर है उसमें जो है शिव पार्वती संगीत जो है वाद्य यंत्रों के साथ उकेरे गए हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देख लीजिए। मंदिर हैं, स्थान है और इनके जो विशेष एक विशेषता है इन मंदिरों की वो यहाँ पर दिया गया। तो सांची का जो मंदिर है जो कि सांची मध्य प्रदेश में है तो गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिर हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है तो एक कलश पर सिंह की मूर्ति और प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृति उत्कीर्ण गई है, यही इसकी विशेषता है। भुमरा का शिव मंदिर जो है सतना मध्य प्रदेश में है तो यह पाषाण निर्मित मंदिर है और इसके गर्भगृह से प्राप्त हुआ है तथा गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग भी स्थापित है। एरण का जो विष्णु मंदिर है ये भी सागर मध्य प्रदेश में है तो इसकी विशेषता है कि स्तंभ शीर्ष गज है और सिंह नारी मुख से अलंकृत है। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है तो इसकी विशेषता है कि गर्भगृह की दीवारों पर को अलंकृत किया गया है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में है और इसकी विशेषता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन इस मंदिर में किया गया है। और भीतरगांव मंदिर ये कानपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी विशेषता है कि ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है और शिखर में दैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। गुप्त शासकों द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों का क्या नाम है? 2 स्तूप जो हैं सारनाथ का धमेक स्तूप है तथा राजगृह स्थित जो है जरासंघ की बैठक है। यही 2 स्तूप का नाम है जो गुप्त शासकों द्वारा बनवाए गए थे।
किस गुप्त शासक ने नालंदा में एक बुद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य जो शासक थे, उन्होंने नालंदा में बुद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन उदयगिरि गुहा या गुहा स्थापत्य का विकास किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो है उदयगिरि या गुहा स्थापत्य का विकास हुआ था। गुप्तकालीन उदयगिरि पहाड़ी में किस पदाधिकारी का लेख प्राप्त हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन का जो है उल्लेख प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, अजंता की पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अजंता कहाँ है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद एलोरा में अजंता की पहाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अजंता की गुफा के बारे में किस वर्ष सर्वप्रथम पता चला है? तो 1819 ईस्वी में पता चला है। और अजंता की पहाड़ी की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं? तो गुफा संख्या जो है 16, 17, 19 जो है गुप्तकालीन मानी जाती है। अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अभी हमने आपको बताया कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ की पहाड़ी की कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो बाघ की पहाड़ी से 9 गुफाएं प्राप्त हैं। बाघ की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? तो ये धार जिला जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जो है बाघ की पहाड़ी स्थित है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस कालखंड में मूर्तिकला में दैहिक सौंदर्य स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता दी गई है? तो गुप्त काल में दी गई है। गुप्त काल में बौद्ध मूर्तियाँ कौन कौन सी थी? तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा मूर्ति थी, मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति थी। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियाँ किन किन मुद्राओं से निर्मित की गई हैं? तो अभय, वरद ध्यान मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है निर्मित की गई हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है चित्रित किया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाएं से संबंधित चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में जो है चित्रित किया गया है। क्वीन ऑफ केव किस गुफा को कहा जाता है? तो उदयगिरि की गुफा को कहा जाता है। अजंता की गुफाओं का निर्माणाधीन अवधि मानी जाती है तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। अजंता की गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, तो जो 17वीं गुफा है उसे जो है चित्रशाला कहा जाता है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। और किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य जो है अंकित किए गए हैं? जो नचना कुठार मंदिर है इसमें जो है रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 टीजीटी में आया हुआ था। और विविध में इसके क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के पाशुपत संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला भाषी साक्ष्य, पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गिरनार से प्राप्त हुआ है, जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण जो है पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री एवं शूद्र किस भाषा बोलते थे? तो गुप्त काल में जो स्त्री और शूद्र थे ये प्राकृत भाषा बोलते थे और जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा बोलते थे। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो लोहे के यंत्र एवं उपकरण थे उसके लिए प्रसिद्ध था। शतरंज का खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? तो भारत देश में हुआ था। आगे देखिए इसके क्वेश्चन। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह किस प्रकार का है? तो ये पंचायतन प्रकार का है। कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी और गणिका बसंत सेना के प्रेम का जो है वर्णन करता है? तो जो मृच्छकटिकम है शूद्रक का, उसमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। किस राजवंश के काल में संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो इसका भी गुप्त वंश में ही इसका उल्लेख किया गया है।
और किस गुप्तकालीन अभिलेख में आर्य उत्ताचार का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा स्तंभ लेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। दामोदर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से समृद्ध है? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से समृद्ध है। किस एक स्थल पर शिल्प के विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरि गुफा जो है विदिशा में है, उसमें विष्णु के 12 अवतार दर्शाया गया है। इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृक्षकोण में करवाया था। बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थी? तो 8 श्रेणियां थी। कला एवं साहित्य में जो गोपियों की प्रमुख अंग कब बनी थी? तो ये भी गुप्त काल में ही बनी थी। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो संस्कृत साहित्य क्षेत्र में हुआ था, और तभी इसे स्वर्ण गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से, स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में मेघातीत ने टीका लिखी? तो मनुस्मृति पर में जो है मेघातीत ने टीका लिखी थी। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया था? तो अश्वघोष जो लेखक थे उन्होंने सर्वप्रथम सामंत का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया था। न्यूटन के सिद्धांत से पूर्व किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो आर्यभट्ट ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? फोक्यूकी है। और किस अभिलेख से महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वैन्य गुप्त का जो गुणोधर अभिलेख है उसमें जो है महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस पुराण में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना की गई है? तो वायु पुराण में की गई है। कौन सा गुप्त शासक गायक एवं कवि था? तो समुद्रगुप्त शासक जो है गायक एवं कवि था। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा स्थान था? तो नालंदा था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ मिलता है? उत्कृष्टतम रूप जो है अजंता में मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण अंकित है? तो जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें जो है अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण मिलता है। आगे देखिए, अजंता की अतिरिक्त समकालीन चित्रकला कहाँ अंकित है? तो बाग जो है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से अजंता की समकालीन चित्रकला जो है अंकित है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ललित विस्तार जो है ये भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किस गुप्त शासक ने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल की असाधारण उन्नति हुई थी? तो चित्रकला तथा वास्तुकला के क्षेत्र में हुई थी। मंदिरों में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। गुप्तोत्तर काल देख लीजिए, यहाँ से गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मगध और मालवा का उपगुप्त वंश, इसकी क्वेश्चन देख लीजिए। जो उत्तर गुप्तकालीन मगध इतिहास के जानने का प्रमुख अभिलेखीय स्रोत कौन सा है? तो अपसड़ अभिलेख है। किस अभिलेख में उत्तर गुप्त शासकों तथा मौखरी शासकों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है? तो अपसड़ अभिलेख ही है। और उत्तर गुप्तकालीन अपसड़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो जो गया बिहार में है, वहाँ से अपसड़ अभिलेख को प्राप्त किया गया है। उत्तर गुप्तकालीन देवबरनाक अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो शाहाबाद जो कि आरा बिहार में है, वहाँ से देवबरनाक अभिलेख जो है प्राप्त किया गया है। उत्तर गुप्तकालीन अधिकांश शासक कहाँ के निवासी थे? तो मालवा के निवासी थे। और उत्तर गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त को मालव राजोपुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो हर्षचरित में कहा गया है। उत्तरवंशी शासकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मगध एवं मालवा था। इसका राजनीतिक इतिहास से क्वेश्चन देख लीजिए। परवर्ती गुप्त शासक परवर्ती वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कृष्णगुप्त को माना जाता है। किस शासक के संदर्भ में अपसड़ अभिलेख में असंख्य शत्रुओं का विजेता या असंख्य रिप प्रजा पजयना तथा अच्छे वंश से संबंधित बताया गया है?
तो कृष्णगुप्त को बताया गया है। परवर्ती गुप्त वंश के किस शासक के प्रयाग से गंगा तट पर अपना प्राण त्याग दिया था? तो कुमारगुप्त ने त्याग दिया था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद कौन शासन जो है सिंहासनासीन हुआ था? तो दामोदर गुप्त जो है सिंहासनासीन हुआ था। दामोदर गुप्त का समकालीन मौखरी वंशीय शासक कौन था? तो शर्ववर्मन था। मगध पर शर्ववर्मा के अधिकार की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो देवबर्माक लेख से जो है शर्ववर्मा के अधिकार की पुष्टि होती है। दामोदर गुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो जो महासेन गुप्त थे जो है उनके उत्तराधिकारी हुए थे। और किस उत्तर गुप्तकालीन शासक ने मालवा के स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था? जो उत्तर गुप्तकालीन शासक देवगुप्त था, इसने मालवा में स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित किया था। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम कल कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 पार्ट में हमारा गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। तो ठीक है, आप इसको तब तक पढ़िए। 1 लाइनर बुक्स है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आए हुए एग्जामों में है और बहुत अच्छी बुक्स है, इसलिए प्लीज़ इसको आप कई बार रिवीजन करिए और इसके पीछे के वीडियो भी सारे देख लीजिए। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।